तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लेक्चर गांधी युग का और कांग्रेस अधिवेशन का हो चुका है। हम लोग गवर्नर का लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें कुछ भाग डाल दिए गए हैं। अब ये जो भाग है आगे की भाग की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं 1757 में हुई थी प्लासी की युद्ध। प्लासी की युद्ध हुई थी। अब इस युद्ध के बाद ही गवर्नर का सिलसिला चलता है। इसीलिए हमको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहाँ से गवर्नर का सिलसिला चला है। तो गवर्नर का सिलसिला जो है ना, ये प्लासी की युद्ध से ही स्टार्ट होती है। प्लासी की युद्ध से ही स्टार्ट होती है और यहाँ से गवर्नर बनता है। तो प्लासी की युद्ध जब होता है सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच, तो सिराजुद्दौला हार जाता है और यही युद्ध ने तय कर दिया कि अब ब्रिटिश का शासन हमारे यहाँ आने वाला है। और जैसे ही प्लासी की युद्ध खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रिटिश है ये अपना एक शासक बनाते हैं जिसको हम गवर्नर कहते हैं। तो ये गवर्नर बंगाल का गवर्नर पहले बनता है। बंगाल का गवर्नर बनता है और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब जो है 1857 से जब स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ से गवर्नरों का सिलसिला चलते रहता है। मतलब बंगाल का गवर्नर अब जब 1773 आता है, तो 1773 में जो है ना, इस नाम को चेंज कर दिया जाता है। मतलब एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत ये गवर्नर शब्द में जनरल लगा दिया जाता है। मतलब अब बन गया गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस समय ये बना था कौन? तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर पूछा जाता है तो क्लाइव बोलेंगे, लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल बोलेगा तो इस समय जो है बन गया था वारेन हेस्टिंगस बन गया। वारेन हेस्टिंगस गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए। हालांकि ये पहले गवर्नर के रूप में आए। गवर्नर के रूप में आने के बाद गवर्नर जनरल बने। पहले बनने से पहले ये गवर्नर बने और तब गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पद को चेंज कर दिया गया। इसीलिए पूछा जाता है कि बंगाल का कौन बना, तो अंतिम गवर्नर यही होगा, वारेन होगा। और शुरू का गवर्नर कौन हुआ? तो क्लाइव हुआ। लेकिन शुरू का गवर्नर जनरल पूछता है तो गवर्नर जनरल लगा दीजिएगा, ये खाली जनरल शब्द जोड़ दीजिएगा तो शुरू का बन जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, ये लास्ट का भी है और शुरू का भी है। लास्ट में क्या है? सीधे बंगाल का गवर्नर है। और शुरू में क्या है? तो गवर्नर और जनरल लगा देंगे, गवर्नर जनरल लगा देंगे तो ये शुरू का हो जाएगा। आगे समझ में, यही फर्क है। उसके बाद आता है 1833 में चार्टर एक्ट। इस चार्टर फिर नाम चेंज कर दिया गया। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल दिख रहा है, ये बंगाल शब्द हटा करके यहाँ भारत लिख दिया गया। भारत लिख दिया, अर्थात भारत का गवर्नर जनरल। अर्थात अब जो है ये जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। अब ये बेंटिक, इससे पहले क्या था? तो बेंटिक पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल जो है ना भारत के गवर्नर जनरल बन गए? तो ये चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 18। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यानी ये जो विलियम बेंटिक थे, ये लास्ट का बंगाल का गवर्नर जनरल होंगे। तभी तो शुरू के भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इसीलिए लास्ट का बंगाल का गवर्नर जनरल लगा के पूछा जाता है, तो लास्ट के बन जाते हैं विलियम बेंटिक। ठीक है, लास्ट के बन जाते हैं विलियम बेंटिक।
और उसके बाद जब विलियम बेंटिक लास्ट का गवर्नर जनरल रहता है बंगाल का, तो बंगाल भारत का जब बनता है तो शुरू का बन जाता है। क्या बन जाता है? शुरू का। तो जो यहाँ लास्ट होगा वही यहाँ पे शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है उसके बाद आता है एक चीज़ और आएंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत इस नाम को चेंज कर दिया गया, मतलब भारत जनरल शब्द हटा दिया और वायसराय कर दिया गया। तो ये कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है अब जो है ना इस भारत के गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके हाथों में 1757 का सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश कंपनी के सत्ता को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश महारानी की सत्ता स्टार्ट हो जाती है भारत में। इसीलिए उस समय जब ब्रिटिश की सत्ता स्टार्ट होती है तो उस समय गवर्नर जनरल शब्द को, भारतीय गवर्नर जनरल शब्द को हटा दिया जाता है और वायसराय कर दिया जाता है। तो उस समय कौन था? तो उस समय केनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। 1857 में जब क्रांति हुई थी, सैनिक क्रांति, तो उस समय लॉर्ड केनिंग था। अब ये केनिंग ही लास्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब फिर से यहाँ पे गवर्नर जनरल बना गया है, इसीलिए हम इसको लास्ट में नहीं मानते हैं, लेकिन शुरू में मानते हैं कि वायसराय, पहला वायसराय कौन बना? तो केनिंग ही बना। पहला वायसराय केनिंग ही बना। ठीक है, तो केनिंग को याद रखिएगा। वायसराय के रूप में पहली बार कौन आया? तो लॉर्ड केनिंग आया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है स्वतंत्र। तो भारत हो जाता है स्वतंत्र जब होता है तो यही शब्द जो है ना वायसराय हट जाता है। वायसराय हट जाता है और स्वतंत्र होने पर, भारत स्वतंत्र होने पर फिर से भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। भारत का गवर्नर जनरल फिर से बन जाता है। तो इस तरह से विलियम बेंटिक बनता है लास्ट में। विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो बनता है, तो याद रखिए कि विलियम बेंटिक जो है ना स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी बनते हैं। तो अगर भारत का बोला जाता है कि भारत का प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन कि भाई किस तरह से हमारे यहाँ कैसे कैसे गवर्नर और गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय कैसे कैसे बना, किस एक्ट के तहत लाया गया। एक्टों से पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने एक्ट को बारीकी से बता दिया है। 57 की क्रांति आता है तो गवर्नर तहत रेगुलेटिंग आता है तो वही गवर्नर जनरल बन जाता है। जब वही 1833 आता है तो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। वही 1858 आता है तो वो वायसराय बन जाता है। और फिर स्वतंत्रता हमारा जब मिलता है तो उस समय गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रत्येक का हम डिस्कशन एक एक करके करेंगे कि किस तरह से कौन आया और कौन आ करके और कौन अपने अपने शासन व्यवस्था में क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारे चीज़ों को पढ़ना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि गवर्नर के रूप में कौन आया था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहिए या रॉबर्ट क्लाइव कहिए, यही था। ठीक है, ये जो क्लाइव था ये आपको पता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद आया था। तो प्लासी की लड़ाई के बाद आया था, तो इसके बाद जो है ये 1757 से लेकर 1760 यानी 60 तक रहा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर रहा। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हॉलवेल आ जाता है कुछ दिन के लिए, लेकिन इसके बाद ये दोबारा बनता है, फिर से बनता है ये 1765 में। 1765 में फिर से ये गवर्नर दोबारा बनता है। तो जब दोबारा बनता है तो उस समय इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ था। बक्सर की लड़ाई।
अब ये बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुआ था ये भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि बक्सर की लड़ाई जो ब्रिटिश और संयुक्त सेना के बीच। अब ये संयुक्त सेना कौन था? तो संयुक्त सेना था 3 जगह का नवाब इसमें मिला था। अवध का नवाब था, इलाहाबाद का अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था और दिल्ली का नवाब था। यानी तीनों मिल करके लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन हार गया। बक्सर की लड़ाई जो है ना में तीनों संयुक्त सेना की हार हो गई। और जब हार हो गई तो मरता क्या नहीं करता है, अतः अंततः उनको संधि करनी पड़ी और वह संधि सहायक संधि के तहत उनको संधि करना पड़ा। अब सहायक संधि क्या होता था? तो उसमें होता था क्या कि ब्रिटिश रेजिमेंट जो होते थे वो नवाब के यहाँ एक रेजिमेंट भेजा जाता था जो हर प्रशासनिक कार्य पर नज़र रखता था। अगर नवाब अगर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी अगर गलत एक्शन लेता है तो तुरंत सूचना मिलता था। तो कंट्रोल करने के लिए जो है ना रेजिमेंट भेजा जाता था और जितने भी सैनिक होंगे रखेंगे नवाब, लेकिन काम करेगा किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। तो ये संधि होता था और इस संधि के तहत जो है ब्रिटिश लोग इस तरह से हमारे यहाँ धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। तो मजबूर और इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि 2 संधि होता है। इलाहाबाद की जो संधि होती है ये 2 संधि होते हैं, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त को 65 में होता है। और उस समय गवर्नर कौन था ये पूछा जाता है कि जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर आपका था लॉर्ड क्लाइव। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका है लास्ट में ये जब चला जाता है ब्रिटेन तो ये अपना आत्महत्या कर लेता है। तो पूछा जाता है कि कौन गवर्नर था जो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड जाने के बाद आत्महत्या कर लिया? तो यही लॉर्ड क्लाइव आत्महत्या करके मर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। लॉर्ड क्लाइव के बारे में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। अब हम बता दें 1760, हम जैसा कि बताए हैं कि 1760 में हॉलवेल नाम का व्यक्ति गवर्नर बनता है। हॉलवेल, ये हॉलवेल क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलवेल जो है एक ब्लैक होल की घटना घटी थी, ब्लैक होल, जिसको ब्लैक होल, ठीक है, 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना में क्या है कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इतना जगह था कि 146 उसमें आ नहीं सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती कोच दिया गया, जिसके कारण जो है ना 123 की मृत्यु हो गई। तो यही घटना का उजागर किया था मतलब ये हॉलवेल। तो इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा प्रसिद्ध है। हालांकि कुछ दिन के लिए ही गवर्नर बनता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए गवर्नर बनता है और उसके बाद ये फिर हट जाता है। अब उसके बाद जो है ना कई गवर्नर आए हैं, लेकिन हमको सीरीज वाइज ध्यान रखना होगा कि कौन कौन आए हैं। जब हॉलवेल हट जाता है तो उसके बाद है 60 से 65 के लिए आता है वेंसी 65 तक, 1765 तक रहता है। और वेंसीटाट के समय जो है ना बक्सर का युद्ध हुआ था, ये पूछा जाता है, क्योंकि 1764 में हमने बताया है कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो जब 1764 में 65 तक रहे हैं तो स्वाभाविक है इसी बीच में न लड़ाई हुआ होगा। तो पूछा जाता है कि बक्सर की जिस समय लड़ाई हुई थी उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था आपका यही वेंसीटाट था, ठीक है। तो इतना ही बात पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पूछा नहीं। 1767 से 1769 के लिए, 67 से 1769 के लिए जो है एक गवर्नर आता है। उस गवर्नर का नाम है वेरेलस्ट। अब ये वेरेलस्ट जो आता है, तो आपको वेरेलस्ट का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी सीरीज में पूछ दिया जाता है ऑप्शन में कि समय के अनुकूल सजाइए। तो समय के अनुकूल सजाने के लिए आपको ये वेरेलस्ट का नाम ध्यान रखना है कि वेंसीटाट के बाद वेरेलस्ट आया है। पहले क्लाइव आया, क्लाइव के बाद हॉलवेल आया, फिर हॉलवेल के बाद वेंसीटाट आया और वेंसीटाट के बाद वेरेलस्ट आया। तो इस तरह से आया। उसके बाद आता है कार्टियर आता है। और कार्टियर जब आता है तो इस समय अकाल पड़ा था, ठीक है। भारत में जो है ना अकाल पड़ा था, मतलब खाने पीने के लिए अकाल हो गया था। तो ये अकाल के लेकर आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि वह कार्टियर किसके समय अकाल पड़ गया था? तो कार्टियर के समय, ठीक है। उसके बाद बन जाता है 1700, जब 1700 आता है 1772 में वारेन हेस्टिंगस आता है। वारेन हेस्टिंगस आता है।
जिसका नाम हमने आपको बताया कि इसी के समय जो है ना ये गवर्नर के रूप में आता है। किस रूप में आता है? बंगाल के गवर्नर के रूप में। लेकिन बंगाल के गवर्नर से इसका प्रमोशन होकर क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसी के समय जब 1772 में आता है तो 1773 इसके बाद आएगा। 1773 में एक नियम आता है रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहते हैं, अर्थात संविधान का जब हम विकास पढ़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमारी संविधान का विकास हुआ है। तो पहला नियम और पहला कोई कानून बना है तो वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसी एक्ट के तहत जो है ना बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब वो जनरल शब्द उसमें जोड़ दिया। और उस समय था वारेन हेस्टिंगस, तो वारेन हेस्टिंगस था तो स्वाभाविक है कि वारेन हेस्टिंगस अंतिम गवर्नर कहलाएंगे, और जनरल लगा देंगे तो शुरुआती मतलब पहला गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो मेरे बात से ये याद हो गया होगा। अब ये गवर्नर जनरल बने तो इससे जो है ना वारेन हेस्टिंगस आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंगस को आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए हम हेस्टिंगस को जो है ना याद क्यों रखेंगे और किस लिए रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंगस जो है ना बहुत सारे कार्य किए हैं और बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस रहा है, इसलिए ध्यान में आपको रखना होगा। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या वारेन हेस्टिंगस से पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंगस से आपको पूछा जाता है कि पहले पूछा जाता है कि भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंगस। पहला क्वेश्चन तो यही जिसको आप बता चुके हैं। अब उसके बाद जो है हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि द्वैध शासन का जनक जो है क्लाइव है। क्लाइव मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वीडियो में कि द्वैध शासक का जनक कौन है? क्लाइव है। लेकिन वो द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। तो दोहरा शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने करी थी। लेकिन जब वारेन हेस्टिंगस आता है तो इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब द्वैध शासन को अच्छा ना मानते हुए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। अतः पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, तो द्वैध शासन को खत्म किया था वारेन हेस्टिंगस। तो दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, क्लाइव ने तो लाया था और वारेन हेस्टिंगस ने खत्म किया। तो यहीं पे एक बच्चा का कंफ्यूजन होता है कि लगाना था होता है क्लाइव, लगा देता है वारेन हेस्टिंगस। तो खत्म करने के लिए आप वारेन हेस्टिंगस को याद रखेंगे और शुरू करने के लिए आपको क्लाइव को याद रखेंगे। इसमें कंफ्यूज ना करेंगे, क्योंकि पहले जो आया वो शुरू करेगा, बाद में आया वो खत्म करेगा। तो सिंपल सी बात है, याद रहेगा कि भाई पहले कौन आया? क्लाइव आया, तो उसने लाया था, और खत्म किसने किया? तो खत्म हेस्टिंगस ने किया। तो वारेन हेस्टिंगस का नाम आपको खत्म करने के लिए याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके शासनकाल में आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ना इसी के काल में आया, वारेन हेस्टिंगस के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और 1773 के बाद 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसी 73 में कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को सुधार लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्यों लाया गया था? तो 73 के कमियों को दूर करने के लिए, मतलब कुछ खामियां रह गई थी, उस खामियां को दूर करने के लिए इसी एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार आपको एससी का स्थापना हुआ। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो 1784 में पहली बार, ठीक है, 1784 में जो है ना, सॉरी 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। पूछा जाता है कि किसके समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो ये वारेन हेस्टिंगस ही था उस समय, ठीक है। क्योंकि वारेन हेस्टिंगस की काल मैं आपको बता दूं 1772 से लेकर के 85 तक है इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल 1785 तक चलता है, तो एक लंबा कार्यकाल माना जाएगा। और लंबे कार्यकाल के चलते ये इसकी जो मतलब घटनाएं हैं काफ़ी हैं, और काफ़ी घटनाओं होने के कारण काफ़ी प्रश्न इससे बनता है। तो आगे मैं बता दूं कि इस जो न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट बनी, तो पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम जो एससी की स्थापना हुई तो उस समय जो है ना कौन न्यायाधीश बनी थी? तो न्यायाधीश का नाम थोड़ा सा, मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे थी। सर एलिजा एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। तो ये एम्पे को याद रखेंगे कि ये प्रथम बार मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और मुख्य न्यायाधीश जब बनी थी तो एक केस आया था नंद कुमार का।
नंद कुमार केस जो झूठा केस था, ठीक है, और झूठा केस होने के कारण वारेन हेस्टिंग्स के सर एलिजा एम्पे से मिल गया और मिल करके इसको फांसी दिलवा दिया, ये वारेन हेस्टिंग्स झूठा केस में। तो इसीलिए हम इस घटना को न्यायिक हत्या के रूप में याद करते हैं। न्यायिक हत्या मतलब ये समझिए कि न्याय की हत्या थी, क्योंकि इसने वारेन हेस्टिंग्स ने इसके साथ जो है ना पैसा का लेन देन कर लिया और लेन देन करके नंद कुमार को हत्या करवा दिया। वो किया नहीं था जुर्म, लेकिन जबरदस्ती उस पर केस लाद दिया गया, किया कोई और था, और जिसके कारण जो है ना सर एलिजा एम्पे पैसा लेकर के गलत फैसला सुना दी, जिसको हम इतिहास में किस रूप में याद करते हैं? न्यायिक हत्या के रूप में याद करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि न्यायिक हत्या किसके शासन काल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप ध्यान रखेंगे। तब ये जो है ना जब ये अब इनका जो शासन खत्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन जब जाते हैं तो इन पर भी महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्या होता है याद रखिए, कोई अगर गलती करता है हमारे यहाँ देश में संविधान में अगर का छेड़छाड़ या किसी प्रकार की गलती राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके उसको हटाया जाता है। मतलब वो बड़े पदाधिकारी को हटाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम महाभियोग कहते हैं। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, तो इस प्रावधान के जरिए हम राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। तो वही महाभियोग, ये गवर्नर जब गए थे ब्रिटेन तो इन पर महाभियोग चला था, लेकिन हालांकि ये आरोप मुक्त हो गए। हालांकि वो सब कुछ मतलब महाभियोग क्यों लाया गया था? तो महाभियोग इसलिए लाया गया था कि इन्होंने झूठा किसी को फांसी दिलवाया था, तो स्वाभाविक है कि इनका ही सब कुछ था, तो स्वाभाविक है आरोप मुक्त हो जाएंगे। तो आरोप मुक्त कर दिया गया, मतलब इनको कुछ भी नहीं हुआ। समझ सकते हैं कि किस तरह से न्याय के साथ अन्याय और घोर अत्याचार हुआ। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। इतना ही आपको मतलब हेस्टिंग्स से पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि वारेन हेस्टिंग्स से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन हुआ, ये पूछा जाएगा। द्वैध शासन को खत्म किसने किया? 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया तो उस समय कौन था गवर्नर? 1774 में जब पहली बार एससी की स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर का क्या नाम था? उसके बाद है कि नंद कुमार के केस में क्या हुआ था, उस केस को हम किस रूप में याद करते हैं? वारेन हेस्टिंग्स कौन ऐसा गवर्नर था जो जाने के बाद उस पर महाभियोग लगाया गया, लेकिन महाभियोग उस पर पारित नहीं हो पाया? तो ये सारे चीज पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे 1786 से 1793। 1786 से 1793, अर्थात 1786 से 1793 आता है, वो आता है कार्नवालिस का नाम आप लोग जरूर पढ़े होंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा इंटरमीडिएट क्लास की। तो कार्नवालिस आता है। अब ये कार्नवालिस जो है 1786 से आता है और 1793 तक रहता है। तो याद रखिए कि इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि सिविल सेवा के जनक कौन है। तो सिविल सेवा मतलब पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा लेने का स्टार्ट इसी ने किया था, कार्नवालिस। तो सिविल सेवा के लिए आपको याद रखना है सिविल सेवा। अब सिविल सेवा क्या होता है, बहुत बच्चा को ये भी पता नहीं होगा कि सर सिविल सेवा क्या होता है। तो बड़े पदाधिकारी जो यूपीएससी बीपीएससी लेवल में पदाधिकारी बनते हैं तो वो सिविल सेवक माने जाते हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत यही किया था कार्नवालिस। तो सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद पुलिस व्यवस्था, पहले पुलिस व्यवस्था नहीं चलता था, तो पुलिस व्यवस्था किसका देन है? तो यही कार्नवालिस का ही देन है पुलिस व्यवस्था। तो याद रखिएगा कि पुलिस व्यवस्था लाया गया था किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस के काल में लाया गया था। उसके बाद एक चीज और याद है आपको रखना है, अस्थाई बंदोबस्त। अब अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त क्या है तो मैं आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आया था तो टैक्स वसूलने की व्यवस्था लाया था। हालांकि 3 तरह की व्यवस्था लाए हैं वो, लेकिन सबसे पहली बार वो लाए हैं अस्थाई बंदोबस्त। अर्थात अस्थाई बंदोबस्त ऐसा व्यवस्था था जिसमें टैक्स वसूलने की व्यवस्था था। 9/10 भाग जो है ना, 9/10 भाग कौन लेता था?
ब्रिटिश लोग लेते थे, या जो बचता था वो किसान और रैयत लेते थे। मतलब इतना टैक्स लिया जाता था। तो ये फिक्स कर दिया गया था कि भाई इतना ही आपको जमा करना है, चाहे आपका खेत उपजे या ना उपजे। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है ना लाया गया था, और ये कर वसूलने की व्यवस्था थी। तो पूछा जाता है कि इस कर वसूलने की व्यवस्था कब लाया गया था? तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, दास व्यापार पर रोक लगाया था। यह दास व्यापार पर आपको याद रखना है कि दास व्यापार पर रोक लगाने वाला कॉर्नवालिस है, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन करने वाला व्यक्ति कोई और है। याद रखिएगा, उस समय वो दास प्रथा जब 1843 का गवर्नर पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि दास प्रथा को कैसे उन्मूलन किया गया। लेकिन उस समय दास व्यापार चलता था, मतलब दासों को, व्यक्ति को बहला फुसला कर ले जाया जाता था और किसी का दास बना दिया जाता था। इस तरह से दास व्यापार चलता था, मतलब भारत से गरीब लोगों को उठा कर ले जाना और किसी का गुलाम बना देना, यही दास व्यापार था। तो ये दास व्यापार पर रोक लगा दिया था कौन? तो कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे अच्छे कदम माने जाएंगे, क्योंकि किसी को दास बनाकर रखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि मानव मानव होता है और वो मानव के स्वतंत्रता का हनन होता है। इसीलिए दास व्यापार ये एक अच्छा रोक लगाना, इसके लिए एक अच्छा कदम माना जाता था। उसके बाद आपको हम बता दें कि साथ में दास प्रथा जो दास प्रथा था उसका उन्मूलन 1843 में हुआ है। ये बात आप ध्यान में कर लेंगे। अब हम कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड के जरिए दो व्यवस्था लाया गया था। मतलब उसने इस कोड के जरिए कहा कि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था अलग रहेगा। यही कॉर्नवालिस कोड है। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लाया था। तो पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस न्याय संहिता किसने लाया था? तो न्याय संहिता कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था। तो इस तरह से कॉर्नवालिस कोड इसने लाया था, और इस कोड के तहत क्या कर दिया गया कि न्याय व्यवस्था अलग कर दिया गया, और उसके बाद आपका है प्रशासनिक व्यवस्था अलग कर दिया गया। तो इतना बात आपको कॉर्नवालिस से ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि किस गवर्नर की जो है ना समाधि हमारे भारत में है। तो इसका जब डेथ हो गया तो ये गाजीपुर में इसको मतलब जो भी किया गया था, जो भी दाह संस्कार हो, ये गाजीपुर में किया गया है। इसीलिए इस कॉर्नवालिस को आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस का गाजीपुर में समाधि स्थल है। तो ये बात इतना पूछा जाता है। तो कॉर्नवालिस से क्या क्या याद रखना है मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सिविल सेवा के जनक पूछेगा तो यही है। पुलिस सेवा के जनक पूछेगा तो यही है। अस्थायी बंदोबस्त लाने वाला पूछेगा तो यही है। और दास प्रथा को रोक लगाने वाला पूछेगा तो यही है। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड लाने वाला यही है, जिसके तहत दो व्यवस्था लाया गया, न्यायिक व्यवस्था अलग, प्रशासनिक व्यवस्था अलग लाया गया। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल का समाधि स्थल भारत में है, तो ये कॉर्नवालिस का है। तो मेरे ख्याल से कॉर्नवालिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार अगर वीडियो देखते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब लॉर्ड बेलेजली को। लॉर्ड बेलेजली से पहले हमको और भी पढ़ना है। लॉर्ड बेलेजली से पहले और पढ़ना है सर जॉन शोर। अब ये सर जॉन शोर जो है, सर जॉन शोर से आपको क्या याद रखना है, ये बात ध्यान कर लीजिए कि सर जॉन शोर से आपको क्या क्या बात याद रखना है। तो सर जॉन शोर जो है ना, मैसूर के प्रति जो है ना अहस्तक्षेप की नीति लाया था। मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति 1793 से लेकर 1798 तक इसका रहा शासन। तो हम आपको बता दें मैसूर के बारे में। तो मैसूर साम्राज्य में मैसूर शासकों ने ब्रिटिश से 3 युद्ध किए हैं, जिसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय कहते हैं। तो दो गो जो है युद्ध हो चुका था। तो 2 युद्ध जो है ना वारेन हेस्टिंगस के ही काल में हो गया था। तो ये वारेन हेस्टिंगस से आपको ये भी याद रखना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम और आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय के समय कौन गवर्नर था, तो वारेन हेस्टिंगस था। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल हम आपको बताए हैं 1772 से लेकर के 1784 तक है। और 1784 में 67 से लेकर 69 तक का प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, और दूसरा 80 से लेकर के 84 तक हुआ था।
अब इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन रहा होगा, प्रथम और द्वितीय में कौन रहा होगा, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि हम वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 84 बताए हैं। और जब 84 बताए हैं तो 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, फिर द्वितीय मैसूर युद्ध आपका 80 से 84 हुआ। तो प्रथम और दूसरा में कौन था, यही था वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब 1793 से लेकर के आप ये थोड़ा सा 1793 को आपको याद रखना है कि 1793 में 1793 में जो है ना एक संधि हुई थी, सहायक संधि हुई थी इसके बीच, मैसूर के बीच। तो सहायक संधि के लेकर के याद रखना है कि 1793 में कॉर्नवालिस के समय जो है ना सहायक संधि किया था, ये कौन, आपका कॉर्नवालिस। अब हम आपको बता देते हैं कि जब 1798 आता है तो यहाँ तक तो हस्तक्षेप नीति किया सर जॉन सॉर ने लागू किया, तो इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया मैसूर पर, ना कहा कि ना हम आपको कुछ कहेंगे और ना आप हमारे काम, भी आप अपना काम करते हैं, आप भी अपना काम कीजिए। इस तरह से अपने अपने कामों में लगे रहें, तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1799 आता है तो 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, तृतीय नहीं चतुर्थ होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कॉर्नवालिस के समय हुआ था, याद रखिएगा। और चतुर्थ होता है आपका ये बेलेजली के शासनकाल में। बेलेजली जैसे ही आता है, ये बेलेजली के आते ही लॉर्ड बेलेजली के आते ही 1799 में फिर से आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के समय कौन था, तो बेलेजली था, ठीक है। टिप्पू सुल्तान के समय कौन था गवर्नर, तो ये बेलेजली था, आपको ध्यान में रखना है। और मैसूर युद्ध के हस्तक्षेप की नीति कौन लगाया था, तो सर जॉन सॉर को आपको इसी बात ध्यान रखना है। अब हम बेलेजली की बात करेंगे कि 1798 तक तो सर जॉन सॉर होता है, 1798 से लेकर के 1805 तक कौन रहता है, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली। अब ये बेलेजली है ना, तो बेलेजली को हम किस लिए याद रखेंगे, काफी चर्चित रहा है व्यक्ति, इसलिए इस व्यक्ति को आपको याद रखना एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से आता है और 1705 तक ये शासन करता है, 1705 तक शासन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सहायक संधि की शुरुआत इसने किया था, सहायक संधि। अब सहायक संधि की शुरुआत इसने किया था, ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत इसी ने किया था। अब दूसरी बात यह है कि सहायक संधि का ये पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो डुप्ले है, याद रखिएगा, ठीक है। डुप्ले सहायक संधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब यह है कि डुप्ले को आपको किस लिए याद रखना है, जनक के रूप में, ठीक है। डुप्ले को किस रूप में याद रखना है, जनक के रूप में। लेकिन अगर सहायक संधि के गवर्नर के रूप में पूछेगा तो कौन याद करिएगा, अब लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं और इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बेलेजली जहां लगाना है वहां डुप्ले, और डुप्ले लगाना है वहां बेलेजली लगा देता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जनक है, मतलब सर्वप्रथम शुरुआत उसी ने किया था सहायक संधि, लेकिन वो चला नहीं पाया था। लेकिन इसका जो सहायक संधि था वो काफी लोगों पर लागू हुआ था, जिसके कारण ये चर्चित हो गया, इसीलिए सहायक संधि के रूप में हम बेलेजली को जानते हैं। अब ये बेलेजली सहायक संधि क्या था, तो सहायक संधि के तहत ये मतलब उससे दोस्ती किया जाता था, जो कि भाई हमारे लिए जो लड़ेगा, हमारे साथ जो लड़ेगा, हम उस पर इतना ही टैक्स लेंगे और उसको हम रियायत देंगे, फला देंगे, ढिमका देंगे, बहुत सारा चीज कह दिया गया। लेकिन वो कहने का मतलब है कि युद्ध लड़ेगा मेरे तरफ से, जो मैं चाहूंगा वही दूंगा। तो ऐसे में क्या किया गया कि बहुत सारे क्षेत्र जो है ना मिला लिए गए, और मिला करके और हमारे ही भारतीय शासकों पर जब लड़ाई करता था तो वो जीत दर्ज कर लेता था, काहे, सहायक संधि को लेकर के। तो सबसे पहले सहायक संधि अगर कोई स्वीकार किया था तो हैदराबाद के निजाम क्या था, आप याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले बेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हैदराबाद के निजाम, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने ही सबसे पहले शुरू किया था, पहला वो कब किया था, तो 1798 में, शुरुआती यहीं से ना हो रहा है इसका कार्यकाल, तो 1798 में ही इस हैदराबाद का जो निजाम था उसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे आता है, उसके बाद मैसूर आता है, मैसूर 1799 में, उसके बाद तंजौर आता है 1799 में, फिर उसके बाद अवध आता है, ठीक है, उसके बाद अवध आता है, तो अवध भी 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। फिर लास्ट में कौन कर लेता है, मराठा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा
कि इस सहायक संधि स्वीकार धीरे धीरे सभी करते चले गए और धीरे धीरे अंग्रेज में विलय होते चले गए। सहायक संधि मानने का मतलब क्या है कि हम कमजोर है और कमजोर होने के कारण हम जो अंग्रेज कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यही एक सहायक संधि था। और सहायक संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआती किसने किया है, तो ये हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद ये पूछ दिया जाता है कि भाई सीरीज में सजाइए कि सहायक संधि के अनुसार कौन कौन आएगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध, अवध के बाद मराठा। ठीक है, अवध का बाद मराठा, मराठा 1802 में, ठीक है, अवध 1801 में, तंजौर 1799 में, मैसूर जो है आपको 1799 में और हैदराबाद 1798 में। ये बात ध्यान रख लेंगे, सहायक संधि के लेकर के आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है सबसे पहले आईसीएस पास के लिए ट्रेनिंग चलाया था। पहले उससे पहले हम आपको बता दें कि कोलकाता में जो है ना सर फोर्ट विलियम की स्थापना किया था कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। तो ये किसके काल में हुआ था? नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज आपको याद रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना बेलेजली के काल में बना था, जो कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। अब कोलकाता में है तो यहाँ पे क्या होता था, तो जो आईसीएस बनता था उसके लिए ट्रेनिंग होता था। बस ये ध्यान रखना है, आपको इतना ही बात ध्यान में रखने हैं। अब हम आपको बता देंगे कि इसके बाद है सर जॉन वारले आता है, ठीक है। और सर जॉन वारले के बेल्लौर का जो है ना, बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। तो पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था, तो वो सर जॉन वार्लो के समय जो है ना बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। 1805 में आता है। कब आता है? 1805। अब 1805 से लेकर के 1807 तक ये रहता है मेरे ख्याल से। तो 1805 से 7 तक कौन रहता है? सर जॉन बार्लो। कौन रहता है? सर जॉन बार्लो। अब ये बार्लो जब आता है तो बार्लो के समय क्या होता था? बेल्लौर का विद्रोह। तो बेल्लौर का विद्रोह किसके कार्यकाल में होता है? इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। ये 7 तक तो ये हो जाता है। अब 1807 से लेकर के 1813 तक, 1807 से लेकर के 1813 तक जो है, 1807 से 1813 तक आपको ध्यान रखना है कि कौन आ जाता है? लॉर्ड मिंटो। कौन आता है? लॉर्ड मिंटो आता है। तो मिंटो को ध्यान में रखिएगा। 1807 से 1813, 1807 से लेकर के 1813 तक लॉर्ड मिंटो आता है। तो एक बार फिर से हम एक बार रिवीजन आपको करा दे कॉर्नवालिस से लेकर के, कि कॉर्नवालिस के लेकर के आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस जो है ना, कॉर्नवालिस के समय तो मैं रिवाइज कराया हूँ। बेलेजली से आपको करा दे रहे हैं। देखिए बेलेजली क्या किया था? बेलेजली ने सहायक संधि शुरुआत की थी। क्या की थी? सहायक संधि। सहायक संधि मानने वाला हैदराबाद। कब माना? 1798 में। उसके बाद कौन माना? मैसूर। उसके बाद कौन माना? तंजौर। उसके बाद कौन माना? अवध। उसके बाद मराठा। इसके बाद धीरे धीरे सभी के सभी मानते चले गए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बेलेजली को लेकर के। उसके बाद फोर्ट विलियम की स्थापना किया था कोलकाता में। यहाँ पे आईसीएस का ट्रेनिंग चलता था। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 1805 के बाद जो है ना, 1805 में आता है सर जॉन बार्ले के समय होता है बेल्लौर का विद्रोह। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। बेल्लौर के विद्रोह किसके समय? बार्ले के समय। उसके बाद जब 7 आता है तो 7 के बाद 7 से 13 के लिए आता है मिंटो आता है। अब मिंटो को ध्यान में रखिएगा कि मिंटो के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। तो मिंटो के कार्यकाल में जो है ना, रंजीत सिंह जो था पंजाब के शासक था, उसने अमृतसर की संधि की थी। तो पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मेयो अलग होता है, याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मेयो में हमको कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कि मिंटो के शासनकाल में ये जो है अमृतसर की संधि हुई थी। किसके साथ? रंजीत सिंह के साथ, ठीक है। रंजीत सिंह थे पंजाब के शासक, और पंजाब के शासक रंजीत सिंह के साथ जो है ना अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1809 में। किसके साथ हुआ था? तो मिंटो और रंजीत सिंह के बीच। किसके साथ हुआ था? मिंटो और रंजीत सिंह। अब उसके बाद जो है 13 के बाद आता है, 13 से 23 के लिए आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 13 से 23 के लिए, 13 से 1813 से लेकर के 23 तक
1813 से लेकर के कौन आ जाता है 23 तक के लिए लॉर्ड हेस्टिंगस आ जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे लॉर्ड हेस्टिंगस भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में नेपाल और ब्रिटिश के बीच युद्ध होता है, नेपाल और ब्रिटिशों के बीच युद्ध होता है, और ये युद्ध की समाप्ति संगोला की संधि से होता है। तो ये पूछा गया है कि संगोला की संधि कब हुआ था, तो 1816 में, 1816 में ये पूछा गया है कि संगोला की संधि कब हुआ था, तो 1816 में। किसके बीच हुआ था, तो नेपाल शासक और ब्रिटिश के बीच, किसके बीच हुआ था, नेपाल शासक का, नहीं तो उस समय हेस्टिंगस का नाम भी दे दिया जाएगा, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में ही संगोला की संधि हुई थी। ठीक है, और संगोला की संधि किसके मतलब संगोला का संधि किससे संबंधित है, तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है इसी के शासन काल में पिंडारियों का दमन हुआ था। किसका, पिंडारियों। अब पिंडारियों क्या था, पिंडारियों क्या था ये जान लीजिए, पिंडारियों का दमन। तो पूछा जाता है कि पिंडारियों का दमन किसके शासन काल में किया गया, तो इसके लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में। अब लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में पिंडारियों का दमन हुआ। तो पिंडारियों था क्या, तो पिंडारियों हिंदू मुस्लिम के एक लड़ाका हुआ करते थे, जानबूझ करके अंग्रेजों को छीन छान, मतलब कोई सामान छीन लेना, डकैती कर लेना, फलना कर लेना, इस तरह से करते थे। यानी कहने का मतलब है कि छीन छोड़ कर लेते थे, किससे, अंग्रेजों से। देखते थे कि भाई ये लोग आसान से जी रहे हैं और हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग लड़ाका बन गए। अब लड़ाका बन गए तो कहीं जा रहे हैं, छीन लिए, तो उस सब को मरवा दिया था किसने, लॉर्ड हेस्टिंगस ने। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंगस ने पिंडारियों का दमन करवा दिया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपको हेस्टिंगस से क्या क्या बात ये याद रखना है। तो हेस्टिंगस से आपको याद रखना है कि 1813 से लेकर 1833 तक आए हैं। ठीक है, 23 तक, सॉरी 1813 से लेकर के 23 तक। 1813 से 23 में इनके साथ जो घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जनरली जितना भी मैं बता रहा हूँ सबके सब एग्जाम में पूछा गया है। एक भी ऐसा नए शब्द मैं बताया हूँ अभी कि जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो हर मतलब चीज, और ज्यादातर इसी चीज का रिपीटेशन होता है, और यही चीज हमको याद नहीं होता है, जिसके कारण हम कंफ्यूज करके आ जाते हैं। तो अगर हम गवर्नर को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं रह जाएगा। 1814 में जो है ना, 1814 से 16 तक जो है नेपाल के बीच युद्ध होता था, युद्ध हुआ। 16 में संगोला की संधि हो गई इन्हीं के शासनकाल में, और इस तरह से पिंडारियों का दमन हुआ इन्हीं के शासन, अर्थात लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। तो हेस्टिंगस और वारेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग जो है ना गवर्नर के रूप में आया था, और हेस्टिंगस अलग है, तो ज्यादातर इसी में कंफ्यूजन होता है, वारेन हेस्टिंग था या हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस था, तो आप दोनों का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। वारेन हेस्टिंगस, ठीक है, वारेन हेस्टिंगस। और ये है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो अब वारेन शब्द जब नहीं आएगा, पहले यह बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम पहले आता है, बाद में छोटा नाम आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में कर लीजिए, बड़ा और छोटा करके याद रख लीजिए। ठीक है, पहले बड़ा आया उसके बाद छोटा, इससे ध्यान में रहेगा आपको। अब हम आपको बता दें कि अगला आता है आपका गवर्नर। तो ज्यादा वीडियो लंबा होने के कारण हम छोड़ रहे हैं यहीं पे। अब अगले